तो कल एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहाँ तक किया हमने? कल हमने लाइट की प्रॉपर्टी को कंप्लीट कर लिया था, है ना? कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स वगैरह देख रहे थे, कैसे लाइट के वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी से, एनर्जी से कैसे रिलेट करते हैं। तो अब उन सब के बेसिस पे नेक्स्ट पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर कल का एग्जांपल सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में सर आज जो स्टार्ट होने जा रहा है बच्चे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन नीट में इसी टॉपिक से आता है और इसलिए ये थोड़ा मुश्किल भी है, उतना आसान भी नहीं है, थोड़ा मैथमेटिकल भी है, थोड़ा न्यूमेरिकल भी है, जिसे हम बोर्स थ्योरी कहते हैं। बोर्स थ्योरी ऑफ एटम। सबसे पहले कल का प्रॉब्लम रह गया, अच्छा देखेंगे लास्ट में। सबसे पहले बोर्स थ्योरी क्या है? बोर्स थ्योरी रदरफोर्ड मॉडल, जो पीछे हमने पढ़ा था ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, उसी का फर्दर एडवांसमेंट है, उसी को फर्दर एडवांस किया गया। बोर्स ने रदरफोर्ड मॉडल को ही लेके आगे बढ़ा और उसी को ठीक किया, जो उसके लिमिटेशन थे, जो उसके ड्रॉबैक्स थे, उसको एड्रेस करने का, दूर करने का कोशिश किया। सो बोर थ्योरी इज व्हाट इट इज। It is modification of रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड्स मॉडल का ही मॉडिफिकेशन है। उसको मॉडिफाई करने में बोर ने प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी का हेल्प लिया है। Bohr's employed Planck's quantum theory to describe his model. साइंस में इस शब्द का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। साइंस में थ्योरी का एक खास मतलब होता है। थ्योरी विच इज रिटन फर्स्ट, एक्सपेरिमेंटेड लेटर, जो लिखा पहले जाता है, बाद में एक्सपेरिमेंट से उसको वेरीफाई किया जाता है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया ही नहीं, बिना एक्सपेरिमेंट के ही लिख दिया, तो कुछ एज्यूम करेगा। यानी कि बोर्स का जो एटॉमिक थ्योरी है, दैट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। बोर ने एटम के बारे में कुछ एजम्पशन बनाया और उसी एजम्पशन के बेसिस पे अपनी थ्योरी को लिखा। उन एजम्पशंस को एटॉमिक स्ट्रक्चर में पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं।
sorry, it is based on certain assumption known as, उन assumption को कहा जाता है postulates of Bohr's model. जस्ट अभी तक बैकग्राउंड बना रहा हूं कि ये थ्योरी है क्या। तो बोर ने एटम के बारे में एक थ्योरी डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एजम्पशंस। एटम के बारे में कुछ एज्यूम किया बोर ने कि एटम ऐसा होता है, एटम वैसा होता है, और उसके बेसिस पे उसने एक थ्योरी बनाया। और उन एजम्पशंस को क्या कहा जाता है? पोस्टुलेट्स। 3 इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। पोस्टुलेट नंबर 1, रदरफोर्ड के मॉडल को क्या कह के फेंक दिया गया था? रदरफोर्ड में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ में घूमते हुए न्यूक्लियस में घुस जाता है और इसलिए एटम डिस्ट्रॉय हो जाता है, एटम अनस्टेबल है। बोर ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। बोर ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स्ड, ध्यान से सुनना, कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं विच इज अलाउड फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, इसके बीच में नहीं हो सकता। इन सब पोर्शन में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। तो क्या कहा बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in certain fixed circular orbits, और उन सर्कुलर ऑर्बिट्स को नाम दिया। इन ऑर्बिट को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? स्टेशनरी ऑर्बिट। इनको कहा गया स्टेशनरी ऑर्बिट। बोर ने कहा कि एटम में न्यूक्लियस के अराउंड कुछ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट हैं, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। उन ऑर्बिट के बीच में नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन, कहीं होगा तो या तो फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, या सेकंड ऑर्बिट में होगा, या थर्ड ऑर्बिट में होगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में कहीं नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पोस्टुलेट बोर का था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in certain fixed orbits around the nucleus known as stationary orbits, not in any arbitrary orbit। किसी भी ऑर्बिट में नहीं घूम सकता। कुछ फिक्स्ड पाथ हैं, कुछ फिक्स्ड ऑर्बिट्स हैं, उन्हीं ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड। इसको लिखते हैं पहले। इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus in certain fixed orbits known as stationary orbit, not in any
आर्बिट्ररी ऑर्बिट। ये नहीं कहीं पे सर्किल बना दिया उसी में इलेक्ट्रॉन घूमने लगेगा। कुछ खास ऑर्बिट हैं, कुछ खास सर्कुलर ऑर्बिट हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिसको हम स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। समझ गए? ये था बोर का फर्स्ट पोस्टुलेट। अब दूसरा पोस्टुलेट सुनेंगे। पोस्टुलेट नंबर 2। पोस्टुलेट नंबर 2 को समझने की कोशिश करना, पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूं। पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। इसी का एक सिनोनिमस वर्ड भी यूज होता है, डिस्क्रीट। क्वांटाइज्ड, डिस्क्रीट सब एक ही चीज है। अभी इसका मतलब बताते हैं। क्वांटाइज्ड, नॉट कॉन्टिन्यूअस। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, नॉट कॉन्टिन्यूअस। अब ये क्वांटाइज्ड शब्द क्या है, जरा इसको समझना। अंत तक समझ में नहीं आता है बच्चे को, मैं आपको समझाता हूँ, बस रट जाते हैं क्वांटाइज। जरा मैं क्वांटाइज का मीनिंग आपको समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। सपोज करो हमारे पास एक इस तरह का कहीं पे स्टेप्स बना हुआ है। घर में छत पे जाने के लिए सपोज करो स्टेप्स बने हुए हैं। मान लो यहां से जो मैक्सिमम हाइट है वो है h1। यहां से ये हाइट मान लो है h2। यहाँ से ये हाइट मान लो है h3। जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको क्वांटाइज का मीनिंग समझाने के लिए। यहाँ से ये हाइट h4 है। अब इमेजिन करो कि यहाँ से एक स्फेयर को इधर से पुश कर दिया। एक स्फेयर को टॉप से आगे पुश कर दिया, स्फेयर नीचे आएगा ना? स्फेयर नीचे आएगा। अब स्फेयर नीचे आते समय हो सकता है यहाँ रुक जाए, हो सकता है यहाँ रुक जाए, हो सकता है यहाँ रुक जाए, या हो सकता है यहाँ आ जाए। यानी कि स्फेयर की हाइट की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? स्फेयर की हाइट h1 हो सकती है, h2 हो सकती है, लेकिन h1 और h2 के बीच की कोई हाइट नहीं हो सकती है। सुन रहे हो मेरी बात को? h1 और h2 के बीच में कहीं पे यहाँ पे स्फेयर रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। यानी कि उस बॉल की हाइट h1 हो सकती है, h2 हो सकती है, h3 हो सकती है, h4 हो सकती है, या 0 हो सकती है। बस इतनी हाइट पॉसिबल है। तो यहां पे हम कहेंगे कि हाइट क्वांटाइज्ड है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हाइट इज क्वांटाइज्ड, मतलब डिसकॉन्टिन्यूअस। अब एक और सिचुएशन इमेजिन करो पैरेलल में, तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा क्वांटाइज शब्द का मतलब। और तब तक इसको पूछते रहना जब तक ये समझ में ना आ जाए। अब सपोज करो
इंक्लाइंड प्लेन है, इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां पे फिर से एक स्फीयर है जिसको हमने पुश किया। अच्छा, माइक्रोफोन काम करने अब स्फीयर इस इंक्लाइंड प्लेन पे रोल होते हुए आपको पता है फाइनली वो यहीं पे आएगा। मान लो ये हाइट h है और ये हाइट 0 हो गया, तो बॉल की हाइट, स्फीयर की हाइट h और 0 के बीच में क्या क्या रहा होगा? सभी हाइट रहा होगा, है या नहीं? बॉल कभी यहां होगा, 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 और इस तरह से, यानी कि ये भी हाइट बॉल का कभी रहा होगा, ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा, ये भी रहा होगा, और उनके बीच में भी रहा होगा। तो क्या कहेंगे कि यहां पे बॉल की हाइट कॉन्टिन्यूअस है, क्वांटाइज्ड नहीं है। हाइट इज continuous, height is continuous, not quantized। तो पहले मुझे ये बताओ कि क्वांटाइज्ड शब्द का मतलब समझा? क्वांटाइज का मतलब कि कुछ फिक्स्ड वैल्यू हो सकते हैं, यस सर। उसके बीच के वैल्यू नहीं हो सकते हैं। हाँ। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे एनर्जी की बात हो रही है, हम सबको मालूम है एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। जूल। अब मान लो वाई एक्सिस पे मैंने एनर्जी रख दिया, यहाँ पे मान लो है 5 जूल, यहाँ पे कहीं ले लो 4 जूल, यहाँ पे ले लो 3 जूल, यहाँ ले लिया हमने 2 जूल, यहाँ ले लिया हमने 1 जूल। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 जूल और 4 जूल के बीच में एनर्जी के कितने वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं, बात को पकड़ना। मैंने पूछा है 5 जूल और 4 जूल के बीच में कितने वैल्यू एग्जिस्ट करते हैं? इनफाइनाइट वैल्यू। एग्जिस्ट करता है कि नहीं? 5.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.11, 4.12, 4.13, 4 और 5 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू न्यूमेरिकली एग्जिस्ट करता है कि नहीं? अगर इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 4 भी होता, 4.1 भी होता, 4.11 भी होता, 4.2 भी होता, मतलब 4 और 5 के बीच में जितने वैल्यू एनर्जी के इनफाइनाइट पॉसिबल है, अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सभी पॉसिबल होता तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 5 जूल है, 4 जूल है, लेकिन इसके बीच का कोई नहीं है, तो कहेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। ये बात समझ में आई आप सबको? बोर ने ये एज्यूम किया दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि एनर्जी का वैल्यू 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, उसके बीच का नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 3 और 4 के बीच का नहीं हो सकता है। इसी के बेसिस पे सेकेंड पोस्टुलेट ही है, बोर ने कहा कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज्ड है, और इसलिए सिंस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, angular momentum
एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल of a constant h upon 2 pi, where h is what आपको अब पता है, इसका मतलब समझाते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे आगे फॉर्मूला डिराइव करने के लिए बोर ने एक्सटेंड किया। एनर्जी से रिलेटेड एक टर्म होता है मोमेंटम। काइनेमेटिक्स पढ़ लिया फिजिक्स में क्या आप लोगों ने? तो काइनेमेटिक्स में फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन किसी को पता है? E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m होता है। यहाँ पे P क्या है? मोमेंटम है। बोर ने कहा कि अगर काइनेटिक एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी क्वांटाइज्ड है, तो मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होगा, मोमेंटम भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और सर्कुलर मोशन में लीनियर मोमेंटम नहीं एंगुलर मोमेंटम लिया जाता है। रेक्टिलिनियर मोशन, दो तरह का मोशन बताया होगा सर ने। रेक्टिलिनियर जो सीधा पाथ पे चलते हैं, ओपन पाथ पे, एक सर्कुलर मोशन होता है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में होता है लीनियर मोमेंटम और सर्कुलर मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम। बोर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होगा, और वो क्या होगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ कांस्टेंट h अपॉन 2 पाई। यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा। एंगुलर मोमेंटम जिसको कि कैपिटल L से डिनोट किया जाता है, ये होता है MVR। अब ये मत पूछना अभी ये आया कहाँ से, मैं बता तो दूंगा, लेकिन ये फिजिक्स का टर्म है। MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। बस टर्म का मीनिंग केवल समझ लो। M तो पता ही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। V स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और R क्या है? रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। N क्या है? वही जो इंटीग्रल मल्टीपल लिखा है, तो N का वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे अप टू इंफिनिटी। यानी कि एंगुलर मोमेंटम L which is MVR is NH upon 2 pi। H upon 2 pi एक कांस्टेंट है क्योंकि H कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है? इसकी वैल्यू H upon 2 pi हो सकता है, 2H upon 2 pi हो सकता है, 3H upon 2 pi हो सकता है, 4H upon 2 pi हो सकता है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि H अपॉन 2 पाई और 2H अपॉन 2 पाई के बीच में न्यूमेरिकली कितना वैल्यू एग्जिस्ट करता है, तो इनफाइनाइट, वो सब वैल्यू एंगुलर मोमेंटम के नहीं हो सकते हैं। n का वैल्यू 1 2 3 4 रखेंगे तो जो वैल्यू आएगा केवल वही एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू हो सकता है। क्योंकि एनर्जी क्वांटाइज्ड है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होगा। तो बोर मॉडल में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सेकेंड पोस्टुलेट की देन है। एंगुलर मोमेंटम MVR एक कांस्टेंट के मल्टीपल में होता है। H अपॉन 2 पाई 2H अपॉन 2 पाई के बीच में कोई लिख दे 1.5H अपॉन 2 पाई, वो नहीं हो सकता एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू। कोई लिख दे 1.6H अपॉन 2 पाई, वो नहीं हो सकता है। या तो 1H होगा या 2H होगा या 3H होगा या 4H होगा। समझ गया? तो दूसरे पोस्टुलेट देखो, पोस्टुलेट को अगर ठीक से समझ जाएं तो इस पे आगे कुछ डेरिवेशंस हैं, और डेरिवेशन आप आसानी से समझ जाओगे। बोर मॉडल का पोस्टुलेट समझना जरूरी है।
सेकेंड पॉस्टुलेट क्या था? एनर्जी क्वांटाइज्ड है। एनर्जी से रिलेटेड एक क्वांटिटी होता है मोमेंटम। सर्कुलर मोशन में हो गया वो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है यानी कि एंगुलर मोमेंटम के कुछ खास वैल्यू ही हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। वो वैल्यूज क्या हैं? तो मल्टीपल ऑफ ए कांस्टेंट h/2π, 1h/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, सो ऑन। इसके बाद आता है थर्ड पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट नंबर 3। पॉस्टुलेट नंबर 3, यहां है न्यूक्लियस, ये है स्टेशनरी ऑर्बिट। मान लो इलेक्ट्रॉन कहीं यहां पे है, ये स्टेशनरी ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3 ये है। अभी फिलहाल थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने कहा था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में तो एनर्जी लूज करता है और धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आ जाता है और न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है। बोर ने कहा गलत बात, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे अप्लाई ही नहीं होता। बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे क्लासिकल थ्योरी अप्लाई नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे प्लैंक्स का थ्योरी अप्लाई होता है, क्वांटम थ्योरी अप्लाई होता है। जब तक एक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट में रहेगा तब तक वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, एनर्जी लूज नहीं करेगा, और अगर एनर्जी लूज नहीं करेगा तो न्यूक्लियस के पास नहीं आएगा, और न्यूक्लियस के पास अगर नहीं आएगा तो वो घूमते रहेगा स्टेशनरी ऑर्बिट में, यानी कि एटम स्टेबल होता है। ये बात समझ में आ गई सबको? लिखता हूं पहले मैं इसको। एन इलेक्ट्रॉन, पॉस्टुलेट नंबर 3 है ये। एन इलेक्ट्रॉन in a stationary orbit does not radiate energy, एनर्जी नहीं छोड़ता, does not radiate energy, energy is radiated only when it jumps from higher orbit to lower orbit। जब तक इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में होगा एनर्जी लूज नहीं करेगा। एन इलेक्ट्रॉन लूजेज एनर्जी ओनली व्हेन इट जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। वो 3 से 2 भी हो सकता है, 3 से 1 भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एनर्जी लूज कर सकता है। डिफरेंट जंप में डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी लूज होगा, लेकिन जब तक एक ऑर्बिट में रहेगा एनर्जी लूज नहीं करेगा। हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी लूज कर सकता है। समझ में आ गई बात? तो ये 3 पॉस्टुलेट, फर्स्ट पॉस्टुलेट एक बार समअप करते हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। Second, energy of electron is quantized, discontinuous,
Therefore, angular momentum of electron is also quantized, and it is integral multiple of a constant h upon 2 pi. Third, as long as electron revolve in a stationary orbit, it does not radiate, it does not lose energy. Energy is released only when electron jumps from higher orbit to lower orbit. ये 3 पॉस्टुलेट, और इस पॉस्टुलेट से एक इक्वेशन आया है, फिलहाल इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लो, एंगुलर मोमेंटम वाला इक्वेशन। अब आगे जरा ध्यान से सुनना, अब आगे का काम मुश्किल है। हमसे पूछा क्या जाएगा पॉस्टुलेट के अलावा? हमसे पूछा जाएगा स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस। आपको कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो बताओ रेडियस क्या है फर्स्ट ऑर्बिट का। इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में है तो रेडियस बताओ। थर्ड ऑर्बिट में है तो रेडियस बताओ। या फिर कहा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसका स्पीड बताओ, उसकी काइनेटिक एनर्जी बताओ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, उसकी टोटल एनर्जी बताओ। या इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आएगा तो कितना एनर्जी लूज करेगा। सुन रहे हो, इतनी सारी बातें पूछी जाएगी। और इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर की जान है बोर एटॉमिक मॉडल। उन सब में मैथमेटिकल फॉर्मूला लगेगा और उसके लिए कुछ काम करने जा रहे हैं। एक छोटी सी बात यहाँ पे थोड़ा सा फिजिक्स का है, क्योंकि मैंने आपको कल कहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा फिजिक्स में आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास में, लेकिन हमें अनफॉर्चुनेटली शुरुआत में ही पढ़ना होता है। थोड़ी बहुत फिजिक्स इसमें यूज होता है, लेकिन आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट है फिजिक्स का, मैं आपको पहले वो समझाता हूँ, तो उसी से सारा वो इक्वेशन आएगा। अब देखो, ये है न्यूक्लियस और ये एक स्टेशनरी ऑर्बिट है जिसमें फिलहाल इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस पे प्लस चार्ज होता है, हम सबको मालूम है। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स, ये भी जानते हैं हम सब। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट यानी कि ये बताओ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे अंदर के तरफ फोर्स लगाएगा कि नहीं? कौन सा फोर्स बोलते हैं इसको बच्चे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसको मैं FE से डिनोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ। ये बताओ इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी कोई फोर्स लगना चाहिए। अगर नहीं लगेगा तो फोर्स बैलेंस ही नहीं होगा। एक ही तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा। अरे आ जाएगा कि नहीं? यानी कि बाहर भी एक फोर्स लग रहा है। एक सिंपल सा एग्जाम्पल से मैं बताता हूं, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो आज करना। एक धागा लेना, रस्सी लेना और उसमें एक पत्थर बांधना। सुन रहे हो ना सर मैं क्या कर रहा हूं? एक धागा लेंगे और उसमें एक पत्थर बांधेंगे और उसके बाद धागे के एंड को पकड़ के ऐसे सर्किल में घुमाना, और जब पूरा स्पीड पकड़ ले तो धागा छोड़ देना। ये किया होगा, सबने एक्सपीरियंस किया होगा। क्या होता है, जैसे ही धागा छोड़ते हैं पत्थर दूर भागता है। वो जैसा देखा है किसी ने ऐसा करके? जब आप सर्किल में सर्कुलर मोशन में किसी चीज को रोटेट करते हैं तो एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, और जब आप धागा को छोड़ दोगे तो आउटवर्ड फोर्स उस पत्थर को दूर ले जाएगा आपसे। बाहर के तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, कौन बताएगा? सुना है कभी? मैं लिखता हूं यहां पे, देखो याद करना। सुना था किसी ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम?
नहीं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बोलते हैं। ये देखो किसी ने सुना है? हाँ, विशाल ने सुना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लग रहा है और अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस स्टेशनरी ऑर्बिट से हिलता नहीं है, ना अंदर आता ना बाहर जाता। क्या ये तभी संभव है जब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा? नेट फोर्स 0 होगा, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमते रहेगा। ये है इस कॉन्सेप्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस्ड होता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन एक स्टेशनरी ऑर्बिट में घूमते रहता है। अगर ये फोर्स कम ज़्यादा होगा तो जिधर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में चला जाएगा, नहीं जाता, सर्किल में घूमते रहता है। समझा? Electrostatic force is exactly balanced by the सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर ये डिस्टेंस r है, अगर रेडियस से सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है, अगर इस इलेक्ट्रॉन अगर अपनी जगह छोड़ दे तो फिर जहां जाएगा वहां पे फोर्स बैलेंस होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है तब यहां पे मैं एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv² होता है, जहां पे m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। अच्छा, ऑनेस्टली बताओ, क्या आपने सुना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस होता है? सुना है किसी ने? दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इसको कूलम्स लॉ कहते हैं, 10th क्लास में था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है। अब Q1 अगर हम चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ले लें E, तो Q2 क्या होगा जरा देखो। अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन Z होता है, तो एटॉमिक नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। और आपको मैंने बताया है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे इक्वली होता है, मैग्नीट्यूड केवल अपोजिट होता है। तो Q2 which is charge on nucleus, ये Z टाइम्स E होगा कि नहीं? ध्यान से सुनना, Z एटॉमिक नंबर, यानी कि न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन, एक प्रोटॉन पे चार्ज E, तो Z प्रोटॉन पे चार्ज Ze, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ze² अपॉन r² होगा। Ze इंटू E हो जाएगा Ze² अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनलिटी को एक कांस्टेंट रख के इक्वेट कर देते हैं, k Ze² अपॉन r²। ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mv² इज इक्वल टू kZe²/r²। ये बोर मॉडल का दूसरा इक्वेशन आ गया, बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यही दो इक्वेशन से सब कुछ आता है। एक इक्वेशन ऊपर है, जरा देखते हैं ऊपर वाला इक्वेशन। यहां देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh/2π, और दूसरा आ गया mv²/r इज इक्वल टू kZe²/r²। अब यहां से एक एक करके इक्वेशन में डिराइव करूंगा तो शुरू में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, डरावना लगेगा, बाद में वो छोटा हो जाएगा, देखना, तो डरना नहीं। सबसे पहले रेडियस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस का इक्वेशन क्या करना है अपने को, 2 में 1 से क्या करना है, 1 से स्पीड का इक्वेशन 2 में ले जाकर रख देना है। यहां पे v² में मैं लेके रख रहा हूं, देखना आप, m/r v² हो जाएगा n²h²/4π² चेक करो, देखो ऊपर जाके क्या है, v क्या हो जाएगा, यहां से देखो v हो जाएगा nh/2πmr, यहां से v हो जाएगा nh/2π और mr भी नीचे आ जाएगा, तो जब v² करोगे तो n²h²4π²m²r² नीचे, और उस v² को मैंने यहां पे रखा है इस इक्वेशन में, तो क्या आ गया, m/r n²h²4π²mr², और राइट में तो है ही सेंट्रीफ्यूगल, है ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या है वो, kZe²/r²। ये कहां से आया, सब्स्टिट्यूटिंग v फ्रॉम 1 into 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, r² से r² को कैंसिल करो, m से एक m² कैंसिल हो जाएगा, और इस r को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके राइट में लेके चले जाओ, देखो क्या बचता है, r इज इक्वल टू आ जाएगा, ध्यान से देखो, r इज इक्वल टू आ जाएगा n²h² डिवाइडेड बाय 4π² mke²z। देख लो, n²h² 4π² m, इधर से e² k नीचे चला जाएगा, e² kz नीचे चला जाएगा, ये r को मैं उधर ले लिया। ये आ गया रेडियस का इक्वेशन। इसको जरा एक बार और रीराइट करो, h²/4π mke² इंटू n²/z, ऐसे लिखो इसको। पहले इतना नोट कर लिया बच्चों ने, तो मैं इसको डिस्कस करूंगा, जैसा मैंने आपको कहा था, बाद में बहुत सिंपल हो जाता है ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन बहुत छोटा इक्वेशन बनने जा रहा है, पहले इतना नोट कर लो तब बात करेंगे। अब देखो,
इस इक्वेशन में ब्रैकेट के बाहर वाले क्वांटिटी पे जरा ध्यान दो। ब्रैकेट के बाहर जो क्वांटिटी है h एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, सबको पता है पाई 3.14 होता है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। जब सब कांस्टेंट ही है तो ये सब मिलके एक न्यू कांस्टेंट हो जाएगा, होगा कि नहीं? ग्रीन सर्किल में जो मैंने लिख रखा है वो सब कांस्टेंट है और इसलिए उन सब के लिए हम एक इकट्ठा न्यू कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, ए नॉट स्मॉल a 0 n स्क्वायर अपॉन z। रेडियस आ गया a नॉट n स्क्वायर बाय z। n और z वेरिएबल है, n है ऑर्बिट नंबर और z है एटॉमिक नंबर। जहाँ पे a नॉट एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.529 इंटू 10 का पावर -10 मीटर होता है। इसको आप 0.529 एंगस्ट्रॉम बोला करेंगे, पता है ना? 10 का पावर -10 को एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। देखो, बोर ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए आपको तो ये इक्वेशन याद रखना है, कौन सा? r = a0 n स्क्वायर बाय z। लेकिन मैंने आपको पूरा डिटेल में थ्योरी बताया कि ये आया कैसे, पोस्टुलेट से ये कैसे आया। क्यों बताया? मैं चाहता तो डायरेक्ट इस इक्वेशन को लिख देता, लेकिन कल को आपसे पूछा जाता कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उसको कौन बैलेंस करता है, तो आप नहीं बताते, आप बता दोगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगता है इलेक्ट्रॉन पे जो बैलेंस करके रखता है उसको। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जब हम इक्वेट करते हैं तब जाके ये इक्वेशन आता है। और a नॉट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला याद रखना है, इसमें न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं होता, वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं। अब बताओ इसमें न्यूमेरिकल कहाँ बचा? n और z में से का वैल्यू दिया जाएगा, पूछा जाएगा रेडियस बताओ। अगर हम z की वैल्यू 1 रख दें, बताओ कौन से एटम की बात कर रहे हो, किसका एटॉमिक नंबर 1 होता है? तो जल्दी बोलो। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। और n = 1 रख दें, इसका मतलब क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्बिट। अगर ये दोनों वैल्यू रख दें तो बताओ r क्या हो जाएगा? a0 n स्क्वायर बाय z। a0 यानी कि ये जो a0 है ये क्या है? ये हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट स्टेशनरी ऑर्बिट का रेडियस है या नहीं? ये कांस्टेंट क्या है? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट का ये रेडियस है a0। सो a0 इज व्हाट? इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट। ये देखो, मैंने स्टेशनरी ऑर्बिट को एक दूसरा नाम दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट को बोर्स ऑर्बिट भी बोलते हैं, बोर मॉडल में है ना। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट बोर ऑर्बिट का ये रेडियस होता है। तो रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया, तो जल्दी से कौन सॉल्व करके बताएगा? डिटरमिन थर्ड बोर रेडियस ऑफ हीलियम आयन। हीलियम आयन का थर्ड बोर रेडियस बताना है। a0 का वैल्यू अब देखो 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये एग्जाम में ऐसे दिया जाएगा, मैंने एग्जैक्ट लिखा था ऊपर, एग्जाम में उसको राउंड ऑफ करके दिया जाता है। अगर बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो थर्ड बोर रेडियस ऑफ हीलियम आयन क्या होगा? जल्दी से देखो, इसमें कोई सॉल्व करने वाला कुछ होता ही नहीं है। हीलियम का एटॉमिक नंबर सबको पता है
2 होता है, और हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, दूसरा एटम हीलियम ही है। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो आपको क्या बताना है, थर्ड, यानी ऐसे लिखेंगे R3, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या हो जाएगा, A0 n² बाई Z, n इज 3, A0 3 का स्क्वायर अपॉन 2, 4.5 A0, और सॉल्व कर देंगे, है ना, सॉल्व कर देंगे अब इसको। ये देखो इतने बच्चों ने आंसर भी बता दिया, गुड गुड, बिल्कुल सही। क्या आ जाएगा, ये R3 आ जाएगा बच्चे, 4.5 इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, मल्टीप्लाई करोगे 0.5 होता तो ये 2.25 होता, 2.25 से थोड़ा ज़्यादा 2.3 के आसपास कुछ आ जाएगा। हाँ गुड, 2.38 एंगस्ट्रॉम बच्चे बता रहे हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, बोर्स पोस्टुलेट, और उससे हमने रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट निकालना सीखा। इस पे कल कुछ और बात करेंगे, और फिर उसके बाद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना सीखेंगे, ठीक। चलो, तो आज इसको मैं बंद कर रहा हूं, बाकी कल देखेंगे। ठीक है।